लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए देखते और सुनते हैं आज के कुछ अहम बयान। जमीयत उलेमाए हिंद की एक बैठक में मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और ऐसे ही अन्य मामलों में अदालतों ने सरकार के दबाव में काम किया और सुप्रीम कोर्ट केवल तभी सुप्रीम कहलाने के योग्य है जब वो संविधान और कानून का पालन करे। मदनी ने कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई बार न्यायपालिका के चरित्र पर संदेह हुआ है और वो तभी तक सुप्रीम कहलाएगी जब वो निष्पक्ष रहे। इस बयान के बाद बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि मौलाना मदनी को ये याद रखना चाहिए कि देश की अदालतें पूरी तरह निष्पक्ष और निर्भीक होकर काम करती हैं। उन्होंने कहा कि भारत की न्याय प्रणाली किसी के दबाव में नहीं आती। मिश्रा ने मदनी के बयान को देश के लिए दुखद बताया और कहा कि मौलाना मदनी को संवैधानिक संस्थाओं पर संदेह नहीं करना चाहिए। हर हुक्मरान का अव्वलीन फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ फराहम कराना है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक़ है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के बयान की कड़ी आलोचना की। संबित पात्रा ने कहा कि मदनी का बयान भड़काऊ है और देश को विभाजन की तरफ ले जाने की कोशिश है। उन्होंने मदनी के जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा वाले बयान को भी अनुचित और गैर जिम्मेदाराना बताया। ऐसा होने नहीं देगी। सर्वप्रथम मैं आना चाहता हूं जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसी करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी
इस बीच जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के भाषण पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह देश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, जबकि उसके पास ये साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं था कि कोई मंदिर गिराया गया और उस जगह मस्जिद बनाई गई। मौलाना साजिदी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने इस विवाद को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया ताकि देश में नफरत खत्म हो, लेकिन उससे उल्टा नफरत और बढ़ी है। वर्डिक्ट के बाद ऐसे तमाम जो वर्डिक्ट आए हैं, उससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के प्रेशर में काम कर रही है। आपको क्या लगता है सर, आप कैसे देख रहे हैं इस कदम को? नहीं, देखिए, बाबरी मस्जिद में जो कुछ भी हुआ ये बड़ा देश का दुर्भाग्य कहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो, और ये भी कह रहा है कि 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, ये भी कह रहा है कि बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया, और ये भी कह रहा है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और फिर भी जगह उठा के मंदिर को दे देता है। ये तो बड़ा अजीब सा आश्चर्यजनक फैसला था। लेकिन मुसलमानों ने इस वजह से कबूल किया कि ठीक है, चलो 400-500 साल पुराना एक मामला खत्म हुआ, जान छूटी, ये देश में जो नफरत फैल रही थी ये कम से कम होगी। लेकिन पता चला कि वो तो और ज्यादा हो गई, नए रास्ते निकल गए। तो ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया है, और इसी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर निकल के आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। डीवाई चंद्रचूड़ जब रिटायर हो गए उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक प्रोग्राम में इस तरह की बातें कही, और कई सारे जज हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। सवाल ये है कि अगर हिंदू को इस बात को कर दे, आप निशिकांत दुबे ने क्या कहा था चीफ जस्टिस के लिए, बिल्कुल खुली किताब है, क्योंकि वो हिंदू थे तो उनकी बात को दबा दिया गया। ये मुसलमान है तो इनकी बात को उखाड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को अहमियत नहीं देते। बिल्कुल मदनी साहब तो उधर पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वे 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे और इसके लिए मुस्लिम समुदाय से ही चंदा जुटाएंगे। उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा देने और दिसंबर तक अपनी नई सेक्युलर पार्टी बनाने का भी ऐलान किया। हुमायूं कबीर ने कहा कि मैं टीएमसी छोड़ दूंगा लेकिन मस्जिद बनाऊंगा। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने दावा किया है कि संघ का स्वभाव विवादों से दूर रहने का है और भारत की संस्कृति साथ मिलकर आगे बढ़ने की है। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान भागवत ने कहा कि हमारी संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने वाली है। उन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं है क्योंकि हमारा राष्ट्र हमेशा से रहा है। कि अब दुनिया पास में आ गई है, तो जब तक हम भारतीय भाषा में ही आप अपना भाषांतर करते हैं, भावांतर, उसमें भावांतर नहीं होता, भाव वही पहुंचता है, भाषा बदल जाती है। लेकिन उसी बात को, यानी उसी पुस्तक को हम किसी विदेशी भाषा में भाषांतरित कर रहे हैं या विदेशी भाषा का कोई पुस्तक भाषांतरित कर रहे हैं, तो हमको ये देखना पड़ता है कि भाव कौन सा व्यक्त होता है। जैसे अब मैं समाज में काम करता हूं और हमको लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रवादी है, हम तो वाद करते नहीं किसी से, किसी बात पर वाद नहीं करते, कभी भी विवाद से दूर ही हम रहते हैं। विवाद करना ये अपने प्रकृति में, अपने देश के प्रकृति में नहीं है। मिलकर चलना, आपस में मित्रता करना, यही अपने देश में प्रकृति में है, परंपरा से। बाहर ऐसा नहीं है। तो उनका जीवन जिन परिस्थितियों में आगे चला, उनमें उनको विवाद, संघर्ष, ये सब करना पड़ा। तो वहां एक शब्द आया, जैसे उनका मन बना, तो भाई एक मत को मान लिया तो बाकी सब मत उनके लिए बेकार है, स्पर्श भी नहीं होना चाहिए, तो अपना मत बंद कर लिया। उसको कहा उन्होंने इज्म। और हमारे यहां जो राष्ट्र है वो कल्पना एकदम भिन्न है, उनकी नेशन की कल्पना एकदम भिन्न है। तो हमारे राष्ट्र को क्या कहना उनके समझ में नहीं आया, तो उसके जैसा क्या है नेशन, तो नेशन। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केरल की कम्युनिस्ट सरकार पर निशाना साधा है। वेणुगोपाल ने कहा कि केरल की लेफ्ट सरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों का ही पालन कर रही है।
उन्होंने विशेष रूप से पीएम श्री योजना और नए श्रम कोड को लेकर केरल सरकार की खिंचाई की, जिससे उनकी दोहरी नीति सामने आई है। उन्होंने कहा कि केरल की लेफ्ट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की नीतियों में कोई फर्क नहीं है। കേന്ദ്രത്തിന്റെ ട്രോജൻ ഹോഴ്സ് പിണറായി ആണെന്ന് കേരളത്തിലെ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് പോലും അറിയാമല്ലോ. മോഡി മനസ്സിൽ കാണുന്നത് എന്താണോ അത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കേരള സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് PM ശ്രീ കണ്ടു, ലേബർ കോഡിലും അതിനെ ലേബർ കോഡ് കരട് കേന്ദ്രം അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരൊരു കരടുമായി വരുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അത് വ്യക്തമാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം CPM-നില്ലേ? അവർ തൊഴിലാളി വർഗ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയല്ലേ. CITUവും AITUCയും പോലും എതിർക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ബിനോയ് വിശ്വം എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല? തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യമില്ലേ? ഇത് അവിടെ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ കരട് എല്ലാം അതേപടി നടപ്പിലാക്കാൻ എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി? PM ശ്രീയിലും നമ്മൾ കണ്ട അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരു നാടകം നടത്തി. ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാനുള്ള നാടകം ഇടക്ക് നടത്തുന്നല്ലാതെ ബേസിക്കലായിട്ടുള്ള ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളെ പിന്തുണക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. जनता दल यूनाइटेड के नेता नीरज कुमार ने विपक्षी दलों को सलाह दी है कि वे जनादेश को स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि जनादेश को काला जादू या वोट चोरी कहा जाए। नीरज कुमार ने कहा कि SIR तो एक बहाना है, असल में जननायक कर्पूरी ठाकुर के इतिहास को मिटाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने विपक्ष से धैर्य और संयम का परिचय देने को कहा और कहा कि जनता ने फर्जी दावों और आरोपों को नकार दिया है। लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अशुभ है कि जनता के जनादेश को काला जादू कहना, वोट चोरी कहना, जो राजनीतिक दल या महागठबंधन का घटक दल मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट बहाल नहीं कर पाया हो, जो SIR तो एक बहाना है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के इतिहास को निपटाना है कि नारे लगाने वाले लोग या नारा का भावार्थ समझाने वाले लोग, लगाना तो नहीं भावार्थ यही था, वैसे लोग SIR के सवाल पर सवाल खड़ा कर रहे थे। और आपत्ति कितना दर्ज किया इन लोगों ने? भाई जनता के जनादेश को स्वीकार करिए, अन्यथा सदन का समय जनहित के लिए महत्वपूर्ण होता है। जनता वोट चोरी, सरकारी नौकरी पर फर्जी दावा, कानून व्यवस्था पर फर्जी बयान, जनता ने इसको नकार दिया है। इसलिए हम विपक्ष को सलाह देंगे, धैर्य और संयम का परिचय दे। और तेजस्वी यादव जी, आपसे हमारी उम्मीद आज यह थी कि आप इस्तीफा देते और कहते कि मेरे नेतृत्व में महागठबंधन 19, 20, 24, 2025 में हारा, मैं नेतृत्व करता नहीं रहूंगा। और विधान परिषद में जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी को सदन का नेता बनाते विपक्ष का, और विधानसभा में आपको कुमार सर्वजीत दलित थे उनको बनाते। पद भी आपको चाहिए, पार्टी भी आपका चाहिए, परिवार भी आप ही को चाहिए, तो राजनीति में दुर्दशा स्वाभाविक है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधानसभा सत्र से पहले महागठबंधन के विधायक दल की बैठक पर कटाक्ष किया और कहा कि उनके पास तो इतने MLA भी नहीं हैं कि NDA के विधायकों को घेर पाएं। सर, तेजस्वी यादव महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और विधानसभा में सरकार को कैसे घेरा जाए उसको लेकर रणनीति बना रहे हैं। सर, अब विधायकों की संख्या तो उतनी भी नहीं है उनके पास कि NDA के तमाम विधायक अगर खड़े हो जाएं तो उनको चारों तरफ से घेर कर खड़ा भी हो पाए NDA के विधायक, महागठबंधन के विधायक, इतनी भी संख्या नहीं है तो क्या घेरेंगे, कोई मतलब नहीं। बिल्कुल हास्यास्पद स्थिति उनकी। अखिलेश यादव ने कहा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने राजभवन को जन राजभवन घोषित करने की बात की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सभी राजभवनों का नाम अब लोक भवन करने का फैसला लिया है। बंगाल में इसकी शुरुआत 2 साल पहले ही हो चुकी थी, जब उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया था कि राजभवन की प्रतीकात्मक चाबी मुख्यमंत्री को सौंपी जाए और इसे जन राजभवन घोषित किया जाए। राज्यपाल ने कहा कि यह सिर्फ नाम बदलने की औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसके पीछे लोगों की संप्रभुता और सहभागिता की भावना जुड़ी है।
ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।